हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आइस फैंटेसी डेस्टिनी का एपिसोड 3। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लुओलुओ की मैनेजर लुओलुओ के लिए काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर वो लुओलुओ के लिए कोई भी काम ढूंढ नहीं पा रही होती है। कोई भी लुओलुओ को साइन नहीं करना चाहता था। इस पर लुओलुओ का असिस्टेंट लुओलुओ की मैनेजर से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था दाकिन कॉरपोरेशन लुओलुओ को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। अगर ऐसा ही रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। लुओलुओ उन दोनों की ये बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में मिंगना और उसकी बहन को दिखाया जाता है। मिंगना की बहन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। इस पर मिंगना उसे जवाब देती है कि मेरी चिंता मत करो। मिंगना की छोटी बहन मिंगना को कहती है कि सुओ यहाँ पे जल्दी ही आ जाएगा। इस पर मिंगना उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया। वो ये सब कुछ कह रही होती है कि अचानक से डोर बेल बज जाती है। मिंगना की छोटी बहन दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर फेंग शू होता है। फेंग शू कहता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। मिंगना की छोटी बहन मिंगना से कहती है कि मेरे जीजा जी आ गए। इस पर मिंगना फेंगशू की तरफ देखती है और कहती है कि तुम इसकी बकवास बातों पे ध्यान मत दो। इसके बाद मिंगना अपनी बहन लिली को कहती है कि तुम जाओ और फेंगशू के लिए पानी का गिलास लेके आओ। इस पर लिली उससे कहती है कि तुम मुझे अभी से भगाना चाहती हो। इस पर मिंगना लिली को थोड़ा सा पुश करते हुए कहती है कि जाओ, पर जैसे ही वो उसे पुश कर रही होती है उसके शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाती है। फेंगशू नोटिस कर लेता है और मिंगना से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, और वो मिंगना के क्लोज आके देखता है कि उसकी नेक पे एक स्कार होता है और पूछता है ये चोट तुम्हें कैसे लगी। इस पर मिंगना की सिस्टर लिली कहती है कि ये चोट मेरी बहन को लुओलुओ की वजह से लगी है। इस पर मिंगना कहती है कि ये चोट मुझे मेरी लापरवाही की वजह से लगी है। इस पर लिली कहती है कि क्विंचू लुओलुओ से माफी मांगने आया था, पर लुओलुओ ने क्विंचू की इंसल्ट कर दी और मैं ये सब कुछ देख नहीं पा रही थी, इसलिए मैं क्विंचू के बदले लुओलुओ से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो इतनी पागल है। उसने मेरे ऊपर तलवार चला दी और मुझे बचाने के चक्कर में मेरी बहन को चोट लग गई। ये सब बातें सुनकर फेंगशू मिंगना की तरफ देखता है। मिंगना कहती है तुम्हें तो पता ही है कि लिली हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज लुओलुओ के अपार्टमेंट से सामान निकाल कर बाहर फेंक रहे थे कि लुओलुओ वहां पे आ जाती है और कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या यही तुम्हारी कंपनी के काम करने का तरीका है। क्विंचू का बड़ा भाई कार में बैठे उन सब की ये बातें सुन रहा होता है और कहता है तुम्हारी लुओलुओ को हमारी कंपनी के लिए थैंकफुल होना चाहिए। लुओलुओ क्वीन हान की बातें सुनकर उसकी गाड़ी की तरफ आती है और क्वीन हान से कहती है क्वीन हान, क्या तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आती। इस पर क्वीन हान लुओलुओ से कहता है मेरी सुपरस्टार, तुम्हें कैसा फील हो रहा है जब तुम्हारा घर तुमसे अचानक से छीन लिया गया है। इस पर लुओलुओ कहती है मेरा घर छीन लिया, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। क्वीन हान लुओलुओ से कहता है मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, पर तुम अब भी मुझसे इतने बुरे तरीके से बात करने की हिम्मत दिखा रही हो। पर कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे भीख मांगोगी या अपने घुटनों के बल झुककर मेरे भाई से माफी मांगोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ करने के बारे में सोच सकता हूँ और ये घर तुम्हें वापस दे सकता हूँ। इस पर लुओलुओ कहती है कि मैं सच में अंधी थी जो मैंने तुम जैसे लोगों के साथ काम किया। फिर उसके बाद लुओलुओ अपने असिस्टेंट और मैनेजर को कहती है कि तुम दोनों क्या देख रहे हो, चलो अब हम अपने नए घर में सेटल होंगे और वहां जाके सेलिब्रेट करेंगे। लुओलुओ की मैनेजर लुओलुओ को फॉलो करती है, पर लुओलुओ का असिस्टेंट क्वीन हान को टीज करते हुए कहता है मिस्टर क्वीन, थैंक यू, आपकी वजह से अब मैं नए घर में रहूंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद लुओलुओ के नए घर को दिखाया जाता है और लुओलुओ का असिस्टेंट लुओलुओ से कहता है कि ये घर बहुत छोटा है, हमारा पुराना घर बहुत अच्छा था। पर लुओलुओ कहती है कि मुझे ये घर काफी कंफर्टेबल लग रहा है। लुओलुओ की मैनेजर लुओलुओ से पूछती है तो अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है, तुम अब क्या करोगी। लुओलुओ कहती है कि मैं एक अपना नया ऑफिस खोलूंगी और वहाँ पे म्यूजिक से रिलेटेड ही काम करूंगी। लुओलुओ की मैनेजर कहती है म्यूजिकल। फिर वो कहती है म्यूजिकल उतना बुरा नहीं है, पर कंटेंट का क्या करोगी। इस पर लुओलुओ कहती है कि मैं अपने ड्रीम डाटा का यूज करूंगी जो मेरी आर्टिस्ट की डायरी में है। कल मैं
दाकिन कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाऊंगी अपना वो सारा डाटा वापस लेने के लिए। ये सुनकर लुओलुओ के मैनेजर और असिस्टेंट एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थोड़ा परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लुओलुओ दाकिन कॉरपोरेशन में जाती है। क्वीन हान लुओलुओ को देखकर कहता है, सुपरस्टार लुओलुओ, तुम आज यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है या कुछ और? इस पर लुओलुओ कहती है, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद की भीख मांगने नहीं आई हुई हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आई हुई हूँ कि मुझे मेरी पर्सनल डायरी डाटा जो दाकिन कॉरपोरेशन के पास है वो मुझे चाहिए। इस पर क्वीन हान कहता है, तुम्हारा सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट। इस सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कि तुम्हारे जो ड्रीम्स है, डायरी है, वो सभी चीज़ें हमारी दाकिन कॉरपोरेशन को बिलोंग करती हैं। और जब तक मैं दाकिन कॉरपोरेशन का चेयरमैन अलाउ नहीं करता हूँ, उस डाटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। इस पर लुओलुओ कहती है कि तुम सच में बहुत ही घटिया इंसान हो। और ऐसा कहकर लुओलुओ क्वीन हान के ऑफिस से बाहर निकल जाती है। लुओलुओ अपने घर में वापस आ जाती है। वो देखती है कि कुछ अजनबी लोग उसके घर के अंदर हैं। लुओलुओ की मैनेजर उससे कहती है कि लुओलुओ, आखिरकार तुम आ ही गई, प्लीज हमें बचा लो। फिर लुओलुओ देखती है कि उनमें से एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ है। वो उस आदमी से पूछती है कि तुम कौन हो? वो आदमी कहता है कि मैं मिंगियाओ कॉरपोरेशन का प्रोड्यूसर हूँ। तुमने मिंगियाओ कॉरपोरेशन और दाकिन कॉरपोरेशन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जो 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट था। लुओलुओ अपनी मैनेजर यांगदान से पूछती है कि मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कब साइन किया था। इस पर यांगदान अपना सिर झुकाते हुए कहती है कि मैं पैसों के लालच में आ गई थी। लुओलुओ, मुझे माफ कर दो। फिर लुओलुओ उस सोफे पे बैठे हुए आदमी से कहती है, ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उस पर वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास 3 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस, तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करो और आज तुम्हें मुझे 5 मिलियन कैश में कंपनसेट करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद वो कहता है तुम्हारे पास दूसरी ऑप्शन है, मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगा और लीगल एक्शन लूंगा। फिर उसके बाद वो तीसरी ऑप्शन बताता है कि तुम्हें हमारे किसी एक इवेंट में परफॉर्म करना होगा। वो आदमी कहता है कि जब ये इवेंट एंड होगा तो तुम्हारा जो पहले का जितना भी कर्ज है वो भी खत्म हो जाएगा। इस पर लुओलुओ के मैनेजर और असिस्टेंट दोनों ही खुश हो जाते हैं। फिर लुओलुओ पूछती है कि मुझे किस तरह की परफॉर्मेंस देनी होगी। लुओलुओ के सवाल के बाद हमें अगले सीन को दिखाया जाता है जिसमें एक बर्थडे पार्टी चल रही होती है। ये बर्थडे पार्टी मिंग ना के सिस्टर लिली की होती है। इस पार्टी में फेंग शुओ भी आया हुआ होता है। लिली किसी को इशारा करती है और तभी एक औरत स्टेज पे आती है और कहती है कि आज हमारे यहाँ लिली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई हुई है। तभी वहाँ पे मंकी किंग की ड्रेस पहने हुए वो स्पेशल गेस्ट एंटर करता है और वो मंकी किंग स्टेज पर डिफरेंट टाइप्स के डांस करना शुरू कर देता है। सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। फेंग शुओ भी ये सब कुछ देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो मंकी किंग माइक लेता है और गाना शुरू कर देता है। उस पर एक गेस्ट कहती है कि मुझे इस मंकी किंग की आवाज़ लुओलुओ के जैसी लग रही है। इस पर दूसरी गेस्ट कहती है कि लुओलुओ कभी भी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं करेगी। जो पार्टी की एंकर होती है वो कहती है, थैंक यू सुपरस्टार लुओलुओ। लुओलुओ का नाम सुनकर फेंग शुओ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। मिंगना कहती है ये लुओलुओ कैसे हो सकती है और फिर अपनी बहन लिली की तरफ देखती है। फिर सभी लोग लुओलुओ को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहते हैं। उन सब लोगों की बार बार उसे उसका चेहरा दिखाने के लिए फोर्स करने पर लुओलुओ अपना चेहरा दिखा देती है। उसका चेहरा देखकर फेंग शुओ और मिंगना बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और पार्टी में सभी लोग कहते हैं कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। ये सुनकर लुओलुओ वहाँ से चले जाती है। मिंगना लिली को पूछती है कि तुमने लुओलुओ को अपने बर्थडे पर परफॉर्म करने के लिए क्यों बुलाया। इस पर लिली कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मुझे मेरी पार्टी में आए हुए सभी गेस्ट को थोड़ा सा हंसाना था, इसीलिए मुझे कोई ना कोई चाहिए था, तो मैंने लुओलुओ को बुला लिया। इस पर मिंगना उसे कहती है, लिली तुमने ये कुछ ज़्यादा ही कर दिया। इस पर लिली कहती है कि मैं उससे तुम्हारे लिए बदला ले रही हूँ। फेंग शुओ उन दोनों की ये बातें सुन रहा होता है। फेंग शुओ लुओलुओ को ढूंढता है और देखता है कि लुओलुओ बालकनी में खड़ी हुई होती है। तो फेंग शुओ उसकी तरफ स्माइल देते हुए कहता है कि क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ पे हो। उसकी बात सुनकर लुओलुओ वहाँ से जाने लगती है, पर फेंग शुओ उसको रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लुओलुओ कहती है कि मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो चुकी है। इस पर फेंग शुओ हैरान होकर कहता है
कि क्या तुम्हारे और मेरे बीच में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर लुओ कुछ जवाब नहीं देती। इस पर फेंग शू फिर से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आज ये सब कुछ होने वाला है। लुओ कहती है, मुझे पता है कि जीनिंग कॉरपोरेशन, मिंगिया कॉरपोरेशन और एप्पल एंटरटेनमेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट, इसके अलावा भी कुछ और है जो तुम नहीं कर सकते हो। इस पर फेंग शू एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बात कर रही हो। लुओ कहती है कि तुमने परसों ही मुझसे कहा था और अब तुम भूल गए, और ऐसा कहकर वहां से जाने लगती है। फेंग शू लुओ को उसकी बाजू से पकड़ लेता है और कहता है, लुओ पर मेरा आज की परफॉर्मेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें ये बातें समझा सकता हूँ। इस पर लुओ कहती है कि मुझे जाने दो। पर जैसे ही लुओ झटके से फेंग शू से अपना हाथ छुड़ाती है, लुओ ने सैंडल्स पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बैल्कनी की रेलिंग से नीचे की तरफ गिर जाती है। फेंग शू लुओ को बचाने के लिए अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और लुओ के हाथ को पकड़ लेता है, पर फेंग शू का ग्रिप छूट जाता है और इसलिए वो लुओ के साथ ही बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। पर अचानक से फेंग शू की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, उसकी आइज ब्लू हो जाती है और जमीन से लेकर फेंग शू तक एक आइस ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाती है। फेंग शू लुओ को अपनी गोद में लिए हुए उस आइस टनल में से स्लाइड करता हुआ ग्राउंड की तरफ नीचे आने लगता है। लुओ फेंग शू की तरफ देखती है। फेंग शू स्माइल कर रहा होता है। फिर लुओ को अचानक से कुछ याद आता है, जिसमें एक आदमी जिसकी शक्ल हूबहू फेंग शू जैसी होती है, उसकी झलक दिखाई देती है। लुओ फेंग शू की तरफ एक टक देखती रहती है। फेंग शू के फेस पे एक स्माइल होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक आइसलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बूढ़ी औरत हमें चलती हुई दिखाई देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक लड़का जिसने सफेद कलर की ड्रेस पहनी हुई होती है और उसके बाल बिल्कुल सफेद होते हैं, वो लड़का उस बूढ़ी औरत के पास आता है और उसे दादी माँ कहकर बुलाता है और कहता है कि समय आ गया है। वो औरत कहती है कि अब ब्लड रेड लोटस जल्द ही खिल उठेगा। वो बूढ़ी औरत कहती है कि जब फेंग शू 28 साल का होगा तब वो लोटस फ्लावर खिल उठेगा। हमने बहुत समय तक वेट किया है, पर इस बार हम अपना चांस मिस नहीं कर सकते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लुओ बेहोश पड़ी हुई है। फेंग शू ने उसे अपनी गोद में लिटाया हुआ है। आने जाने वाले लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लुओ है। उनमें से कुछ लोग लुओ की और फेंग शू की पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। थोड़ी ही देर में फेंग शू और लुओ की पिक्चर्स वायरल हो जाती है। सभी न्यूज़ चैनल्स में फेंग शू और लुओ के बारे में न्यूज़ आना शुरू हो गई होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुओ मन में सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले भी फेंग शू के साथ आइस किंग की हुई थी। फिर वो सोचती है क्या मेरे सपने में ऐसा कुछ हुआ था। फिर लुओ की मैनेजर कहती है कि लुओ तुम फिर से हॉट सर्च में टॉप पर आ गई हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फेंग शू फिर से ट्रांसमाइग्रेट होकर आइस वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहां पे उसे फिर से वही उसका लॉयल फ्रेंड जो कि एक कैट स्पिरिट है वो मिल जाता है। कैट स्पिरिट फेंग शू को अपनी पावर्स के जरिए फेंग शू की पास्ट लाइफ के बारे में दिखाता है कि पहले 2 ट्राइब्स हुआ करते थे जिनमें लगातार लड़ाई होती रहती थी, आइस ट्राइब और फायर ट्राइब। हमारे पूर्वजों ने आइस वॉल क्रिएट करने के लिए और 6 आइस लीव्स को क्रिएट करने के लिए अपनी सारी पावर्स यूज कर दी थी। फायर ट्राइब अब उन्हें परेशान नहीं करेगा। जब गॉड योंजी की डेथ हुई थी, उन्होंने अपनी बॉडी को मैजिक क्यूब के 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जो इसी मैजिक वर्ल्ड में है। अगर एक दिन ये 7 हिस्से फिर से मिल गए तो हमारे एंसेस्टर शीमी वापस आ जाएंगे। आप शीमी के ही उत्तराधिकारी हो और आइस ट्राइब के राजा हो। कैट स्पिरिट की बातें सुनकर फेंग शू थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर कैट स्पिरिट से कहता है, कैट स्पिरिट जब तुम मुझसे पिछली बार मिले थे तो मैंने तुमसे कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से बात नहीं की थी। मैं अपने पुराने बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कैट स्पिरिट ये सुनकर खुश हो जाता है, पर इसके बाद फेंग शू उससे कहता है, पर तुम सच में बहुत ही कमाल के हो, तुम्हें मेरी कंपनी सच में ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये सुनकर कैट स्पिरिट फिर से उदास हो जाता है। फेंग शू अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें 50 मिलियन सालाना सैलरी दूंगा।
इस पर कैट स्पिरिट कहता है, मैं सिर्फ धरती पर आकर आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और मेरे नॉलेज के मुताबिक जिस जगह पर आप रहते हो वहाँ पे जल्दी ही कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो मुझे एंडलेस ब्रिज की चाबी दिला दीजिए। फेंग शुओ थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर बड़ी सी स्माइल देकर कैट स्पिरिट को कहता है, ओके तो फिर बात पक्की। ऐसा कहते ही अचानक से उस आइसलैंड में हलचल होना शुरू हो जाती है। फेंग शुओ अपने वर्ल्ड में वापस आ जाता है। फेंग शुओ मन ही मन सोचता है, अगली बार मैं कैट स्पिरिट से इतनी ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगा, जल्दी से उसे फोर्स करूंगा ताकि वो मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। उसके बाद फेंग शुओ न्यूज सुनता है। फेंग शुओ मन ही मन सोचता है, ये तो वही पैटर्न है। इसके बाद फेंग शुओ किसी को कॉल करता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।